हाल के वर्षों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में एक तीव्र वृद्धि देखी गई है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की वजह क्या है, इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। इसका चर्चा में आने का कारण ये है कि हाल ही में 28 जून को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद एक के बाद एक घटनाक्रम ऐसा घटा जिसने राज्य में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को जन्म दे दिया। जैसे बारिश के बाद बादल फटने, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने, नदियों के उफान की एक श्रृंखला लगातार बनती चली गई। इससे राज्य में एक प्राकृतिक आपदा का बड़ा स्वरूप देखने को मिला, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। बिजली और संचार लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई। हजारों लोग अपने रास्तों में फंसे। किसानों की जो बागवानी फसल है वो नष्ट हो गई। छोटे ढाबे और घर एक प्रकार से बह गए और राज्य ने जब इस आपदा के माध्यम से होने वाले नुकसान का आकलन किया राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, तो ये नुकसान लगभग 2100 करोड़ रुपए का बैठा, उससे भी ज्यादा का बैठा। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये आर्थिक हानि को भी उत्पन्न कर रहा है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है या मध्य हिमालय क्षेत्र है, उसमें इस तरह की घटनाओं की आवृत्ति क्यों बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्यों बढ़ी है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामान्य क्यों होती जा रही हैं। तो इसका एक अध्ययन हमारे सामने आता है जो हमें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की एक संवेदनशीलता के बारे में बताता है। अध्ययन हमें यह बताता है कि पिछले 50 वर्षों में पश्चिमी और मध्य हिमालय में जो तापमान है, जो औसत तापमान है, वो लगभग 1.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो वैश्विक औसत तापमान बढ़ोतरी से 2 गुने स्तर को प्रकट करता है। यानी जो वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी सामान्य स्तर पर हम देख रहे हैं, उससे 2 गुनी बढ़ोतरी पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्र में हुई है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि मानसून की जो घटनाएं हैं वो अपने एक सामान्य पैटर्न के स्वरूप में नहीं दिखाई देती है, बल्कि मानसून की घटनाओं में एक हमें अलग ही प्रकार का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो किसी भी रूप में सामान्य नहीं कहा जा सकता। मानसून अपने आप में कई बार बहुत तीव्र होता है, अनियमित होता है, जो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो हिम झीलें हैं उनसे भी अचानक बाढ़ आने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ है, जो भूस्खलन की घटनाएं हैं, अब वो सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, जबकि पहले कुछ दशकों पहले ऐसी स्थिति नहीं हुआ करती थी। तो हिमालय क्षेत्र में जो सामान्य औसत तापमान बढ़ा है, विशेष तौर से पश्चिमी और मध्य हिमालय में, उसी के एक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में प्राकृतिक आपदाओं की जो तीव्रता है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बढ़ी है। विशेषज्ञों ने कई चीजों की तरफ इशारा किया है, आगाह किया है और विशेष तौर से विकास की जो हमारा स्ट्रक्चर है, विकास की जो हमारी संरचना है या डेवलपमेंट की जो हमारी अवधारणा है, विशेषज्ञों ने उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि जो विकास की मौजूदा विचारधारा है, वो प्रकृति से कहीं न कहीं संघर्ष पैदा करती है। हम लगातार हिमालय क्षेत्रों में अंधाधुंध सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आधुनिक मानकों के आधार पर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। बिजली की आपूर्ति के आधार पर बिजली की आपूर्ति के आधार पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ा करके, हर स्तर पर सड़कों का निर्माण करके, भले ही हमने किसी क्षेत्र का अध्ययन न भी किया हो कि वहां पर सड़क निर्माण से किस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका संतुलन बिगड़ सकता है, इस प्रकार के अध्ययन के बिना भी अंधाधुंध तौर पर सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो विकास की जो अवधारणा है ये कहीं न कहीं प्रकृति के साथ एक संघर्ष पैदा कर रही है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि जो पूंजीवादी लाभ आधारित सोच है, उसने पहाड़ों को प्राकृतिक स्रोत के बजाय एक दोहन योग्य वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया है और उसी के व्यापक नतीजे के तौर पर बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं को आप देख सकते हैं। लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है, अवैज्ञानिक निर्माण करने की कोशिश की जा रही है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों पर होटल्स का निर्माण हो रहा है, मॉडल्स का निर्माण हो रहा है, जहां पर नहीं होना चाहिए, जो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी संवेदनशील क्षेत्र है। अव्यवस्थित पर्यटन है, इससे पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ा है, एक इम्बैलेंस हमें पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्र में देखने को मिला है। तो विशेषज्ञों ने इस प्रकार की राय अभिव्यक्त की है।
अब हम देखेंगे कि इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए तात्कालिक प्रयास क्या हैं और एक दीर्घकालिक प्रयास किस प्रकार से किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि दृष्टि मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम 2026 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में और मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में प्रारंभ होगा। ये क्या है? ये 10 महीने की एक समग्र तैयारी के लिए आपके व्यक्तित्व को तैयार करता है। आपकी पर्सनैलिटी को इस प्रकार से तैयार करने की कोशिश करता है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के किसी भी स्तर पर किसी तरह की कोई परेशानी न हो, क्योंकि इसका असली मकसद है आपके व्यक्तित्व को इस तरह से तैयार करना कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई कर सके। इस प्रोग्राम में आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए समर्पित 10 महीने की समग्र तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्तर शामिल होंगे। 1 टू 1 एक्सपर्ट मेंटरशिप आपको प्रदान की जाएगी, 1 टू 1 गाइडेंस आपको मिलेगी, मूल्यांकन के साथ 40 से अधिक हाई क्वालिटी टेस्ट भी आपको मिलेंगे। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप एक नंबर को नोट कर लीजिए, 87501 87501। इस नंबर पर कॉल करिए, इस प्रोग्राम से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ-साथ कुछ अन्य सरकारों ने भी हिमालय क्षेत्र में ये इस तरह की जो आपदाएं बढ़ रही हैं, इन पर कुछ अध्ययन किए हैं और इनसे निपटने के लिए नीतियां भी बनाई हैं। लेकिन इन सरकारों के इस तरह के मुद्दों को सुलझाने के लिए, इस तरह की प्राकृतिक आपदा की जो व्यापक समस्या है, इसको सुलझाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की भी जरूरत है और फंडिंग की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत है। साथ ही इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने से संबंधित कुछ प्रशासनिक समस्याएं भी आ जाती हैं। तो हाल ही में जो समस्याएं उठी हैं, हिमाचल प्रदेश में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसका तात्कालिक समाधान करने के लिए तो सेना और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को बुला लिया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खतरे के नक्शे भी तैयार किए, उनसे किस प्रकार से निपटना है उसकी रणनीति भी बनाई, लोगों को किस प्रकार से व्यवहार करना है इसके लिए भी सिफारिशें प्रस्तुत की गई। कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड के जो जिम कॉर्बेट पार्क है, वहां 15 संवेदनशील हाईवे खंडों को मजबूत करने से संबंधित योजनाएं बनाई गई, लेकिन इसमें बजट और उसके क्रियान्वयन संबंधी योजनाओं के एक अभाव को देखने को मिला। यानी ये चीजें किस प्रकार से इंप्लीमेंट होगी, इसका कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं देखने को मिला। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिलों में ऐसे 1200 असुरक्षित इमारतों की सूची बनाई गई, जहां पर प्राकृतिक आपदा का सीधा प्रभाव हो सकता है, स्पष्ट प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये जो असुरक्षित इमारतों की सूची बनाई गई, यहाँ रहने वाले लोगों या काम करने वाले लोगों को किस स्थान पर बसाया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी सुरक्षा किस प्रकार से अलग-अलग स्तरों पर, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो या आजीविका संबंधी सुरक्षा है, वो किस प्रकार प्रदान करनी है, इसके बारे में भी कोई रोड मैप स्पष्ट नहीं है। यानी हमने योजनाएं तो बनाई हैं, लेकिन वो योजनाएं संपूर्ण रूप से किस प्रकार से लागू होंगी, इस प्रकार की हमें हमारे पास कोई दीर्घकालिक योजना में स्पष्टता नजर नहीं आती है। तात्कालिक समाधान के लिए कदम उठा लिए जाते हैं। अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है, तो व्यापक जो हमारा नीतिगत लक्ष्य है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा और हिमालय क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें समाधान करने भी पड़ेंगे। जैसे हिमालय क्षेत्र में हमें बहुत से ढलान देखने को मिलते हैं, स्लोप्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ प्राकृतिक ढांचों के आधार पर ही, जो प्राकृतिक ढांचे हैं, उसके आधार पर ही हमें समाधान भी तलाशने होंगे। जैसे सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करना होगा और जो उनकी मेढ़ें होंगी, उन मेढ़ों पर हमें घास का, छोटे-छोटे पेड़-पौधों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उनकी जड़ें गहरी होकर के ये सीढ़ीदार खेत मजबूत हो सके और जब पानी का बहाव बने, तेज बारिश हो, तो उससे मिट्टी का कटाव कम हो। इससे ढलान वाले जो क्षेत्र हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। तो इसी तरह की हमें टेरेसिंग यानी सीढ़ीदार सिस्टम को अपनाना होगा। हमें प्राकृतिक जल निकासी सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। अगर कहीं कोई प्राकृतिक नाले पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे होते हैं, उनको हमें विकास कार्यों में बंद नहीं कर देना है, बल्कि उन प्राकृतिक जो निकासी प्रणाली है, प्राकृतिक जल निकास की जितनी भी प्रणाली है, उसको सुरक्षित बनाए रखना है। अगर हम कहीं रोड बना रहे हैं और उससे कोई जल निकास प्रणाली बंद होती है, तो हमें उसे सुरक्षित निकलने का एक रास्ता देना है, ताकि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वहां से जल निकासी संभव हो।
इसी प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जल अवशोषण क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र, ऐसे दलदली क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, घास के मैदान सुनिश्चित करने चाहिए जहां पानी इकट्ठा हो सके, गहराई तक अंदर जा सके, जिससे जल ग्रहण क्षेत्र एक प्राकृतिक आपदा या भूस्खलन में परिवर्तित न हो सके, बल्कि जल का जमाव जो है वो नीचे की ओर जा सके। ऐसे जल अवशोषण क्षेत्रों का को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से घरों का निर्माण ऐसी ढलानों पर हो जो इंजीनियर्ड रूप से टेरेस यानी सीढ़ीदार हो, यानी हम प्राकृतिक जो क्षेत्र है, जो ढलाने हैं, उनको सीढ़ीदार बना करके उनके जो मेढ़े हैं उन पर हम प्राकृतिक पत्थर की एक संरचना बना सकते हैं। प्राकृतिक पत्थर की या पत्थरों के माध्यम से एक मजबूत संरचना का निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद घर निर्माण कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की प्राकृतिक अवस्था में घरों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, वे पत्थर के सहारे टिके रहें। इसी प्रकार से प्राकृतिक जल प्रवाह के आसपास या 5 मीटर का ये नियम बना सकते हैं कि अगर कोई प्राकृतिक जल प्रवाह स्थल है या प्राकृतिक जल प्रवाह की कोई भी प्रणाली है, चाहे छोटा नाला है, चाहे छोटी नदी है, उसके आसपास या उसके 5 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। और अगर इस नियम का उल्लंघन होता है, तो इस नियम के उल्लंघन पर जुर्माना और सजा निर्धारित की जा सकती है। जुर्माना निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता है। सख्ती से इस नियम को लागू करना चाहिए। इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करने के लिए सामुदायिक रेडियो अलर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों को आपातकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा सकता है। स्थानीय आपदा मानचित्र तैयार करके वहां के बच्चों को, स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जा सकता है। मानचित्र तैयार करके उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सकती है। स्कूली बच्चों को बचाव किट जैसे फर्स्ट एड जैसी चीजें, पानी की बोतल ये प्रदान की जा सकती है। उनको मानचित्र की समझ दी जा सकती है। मानचित्र बना करके उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में बेहतर भौगोलिक जानकारी प्रदान की जाए। उनको ये बताया जाए कि अगर वो किसी प्राकृतिक आपदा में फंसते हैं तो वहां से बचाव के रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं और समूह में रह करके एक दूसरे का बचाव किस प्रकार से करना है। उनको इस तरह की व्यावहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये व्यापक समाधान है। आगे की राह क्या होगी, इसका मतलब इस मुद्दे के और समाधान क्या हो सकते हैं, दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि हिमालय क्षेत्र में जो ये बढ़ती बाढ़ और आपदा की घटनाएं हैं, ये पुराने समय के मुकाबले एक नए सामान्य को स्थापित कर रही हैं, न्यू नॉर्मल को स्थापित कर रही हैं। अब इन घटनाओं को बहुत ही असाधारण घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं, न्यू नॉर्मल के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी हैं और इसलिए इनके समाधान के लिए तत्काल नीति में बदलाव की आवश्यकता है। विकास और संरचना जो है, हम चाहे डेवलपमेंट करते हैं या किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य में ही हमें करना चाहिए। चाहे हम रोड का निर्माण कर रहे हैं, चाहे हम सुरंगों का निर्माण कर रहे हैं, तो विकास के साथ एक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने की जरूरत है। सिर्फ योजनाएं बनाने की नहीं, बल्कि उनको क्रियान्वित करने, साथ ही किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा का समाधान करने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जहां पर फंडिंग की आवश्यकता है, उस फंडिंग को सुनिश्चित करना चाहिए। और जहां किसी प्राकृतिक आपदा के लिए कोई प्रशासनिक कमजोरी हमें नजर आती है, लापरवाही नजर आती है, वहां पर अधिकारियों की और अन्य जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनकी जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। बच्चों और अगली पीढ़ी को सुरक्षित और सम्मानजनक के साथ साथ पर्यावरणीय रूप से संतुलित जीवन प्रदान करना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। इसके प्रति एक जागरूकता भी होनी चाहिए और साथ ही सामूहिक रूप से इस तरह की समस्याओं से किस प्रकार से जूझना है, जो ऑलरेडी हमारे जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ चुके हैं, उनके प्रति किस तरह से अनुकूलन विकसित करना है, इसकी भी एक बेहतर रणनीति हो, सामूहिक रूप से उस रणनीति का क्रियान्वयन हो और विकास के साथ इस प्रकार से एक मॉडल अपनाया जाए, विकास के साथ प्राकृतिक संतुलन का एक ऐसा मॉडल अपनाया जाए जो किसी को भी नुकसान न पहुंचाए, किसी को हाशिए पर न धकेले, यानी न्यायपूर्ण विकास मॉडल अपनाया जाए। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान की दिशा में काफी हद तक आगे बढ़ा जा सकता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला कथन है, हिमालय क्षेत्रों में हाल के वर्षों में ग्लेशियर के पिघलने और अनियमित मानसून के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। दूसरा कथन है, हिमालय की पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास और सामुदायिक
सहभागिता आवश्यक है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? आपको ये बताना है कौन सा इससे सही है या है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।